हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम सबसे पहले बात करेंगे कि यूएस में जो आईटी कंपनीज़ हैं उनके रिज़ल्ट काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। और आज जो हमारे निफ्टी के अंदर बैंक निफ्टी के साथ आज किसी ने साथ दिया तो वो था आईटी पैक। तो जिसकी बदौलत आज हम ये देख सकते हैं कि भाई निफ्टी ने एक ब्रेकआउट कर दिया है 17,863, जो हम कल लेवल की बात कर रहे थे उसके ऊपर क्लोज दिया। देखने के लिए तो आपको ये बहुत बढ़िया ब्रेकआउट लग रहा होगा, बट मुझे यहाँ पर एक ही बात आपके साथ साझा करनी है कि हो सकता है कि 200 पॉइंट और चले, 250 पॉइंट चले, 300 पॉइंट चले निफ्टी, 300-400 पॉइंट और चले बैंक निफ्टी। बट क्या इस 200-300 पॉइंट के सामने 1000 पॉइंट का फॉल ज़्यादा मायने रखता है? तो देखिएगा, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है क्योंकि अब ग्रीड जो है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। जैसे बाज़ार पीछे हम अगर देखें 1 महीने पहले अगर हम ध्यान लगाएं तो पता चलेगा कि हम ओवरसोल्ड बाज़ार के अंदर थे, आज हम ओवरबोट बाज़ार के अंदर है। बैंकिंग सेक्टर को अगर हम छोड़ दें तो ठीक ठाक रिजल्ट है, मैं कोई ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट नहीं है अदर देन आईसीआईसीआई बैंक। और आईसीआईसीआई बैंक में भी 5% की क्वार्टर ग्रोथ थी। और ये बिल्कुल बैंकों के अंदर वो सेम प्ले होता है जैसे कमोडिटीज़ का होता है। जैसे कमोडिटी के प्राइस बढ़ते हैं तो 2 क्वार्टर, 3 क्वार्टर, 4 क्वार्टर कमोडिटी में मार्जिन अच्छा रहता है। बाद में कमोडिटी के प्राइस घटते हैं, फिर मार्जिन ख़त्म हो जाता है। अभी देखिएगा कोविड के बाद सब लोगों को लोन की ना भूख है, और वो लोन सबको चाहिए अपने धंधे के लिए भी, और बेरोजगारी भी है। तो लोग जो लोन लेते हैं वो खुद खर्च ना करके अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए किसी और के लिए लेते हैं, ये भी अक्सर देखने के लिए मिलता है। तो लोन ग्रोथ काफ़ी अच्छी है, नो डाउट। लेकिन आज एक्सिस बैंक के रिजल्ट आए, क्वार्टर म्यूटेड थे, लेकिन उन्होंने जो सिटी ग्रुप का जो है रिटेल पोर्टफोलियो लिया उसकी वजह से उनको लॉस हुआ है, और उन्होंने जो गुडविल वगैरह राइट ऑफ किया है। सिमिलरली आप गुडविल रिटर्न ऑफ देखेंगे एचडीएफसी बैंक के अंदर भी होगी जम्बरचरों का। तो आज तकरीबन 12,000 करोड़ के आसपास का डेट एक्सिस बैंक में था। तो जो 17-18 रुपये की ईपीएस पॉजिटिव आनी थी उतनी ही नेगेटिव है, यानी कि लॉस दिखाया एक्सिस बैंक ने। तो कुल मिला के उसके ऊपर भी कल बाजार रिएक्ट करेगा। आईटी पैक में टेक महिंद्रा के रिजल्ट काफ़ी ख़राब है, जो भी एस्टिमेट्स थे उनको मिस कर दिया है। तो कुल मिलाकर मैन्युफैक्चरिंग में सारे जो कंपनीज हैं अगर आप देखोगे मोटा मोटी नेट प्रॉफिट मार्जिन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन सब गए हैं। अभी जो बाजार है देखिएगा, एफआईआईज को ना आप बहुत सारे लोग इन्वेस्टर्स के एंगल से देखते हैं, बट मुझे लगता है कि अभी जो एफआईआईज है वो ट्रेडिंग के एंगल से। अभी लार्ज कैप के जो शेयर्स हैं, निफ्टी के शेयर्स के अंदर अगर हम बात करें या बैंक निफ्टी के स्टॉक्स, ये केवल और केवल ट्रेडिंग टूल्स हैं आज की डेट में। आप ये सोचेंगे कि फंडामेंटली ये आपको कोई बहुत बड़ी रिटर्न्स देने वाले हैं, तो अभी मुझे पर्सनली ऐसा नहीं लगता। जो रिटर्न्स बनेगी वो अभी अगर आप स्टॉक्स सिलेक्टिव रहें तो आपने इस पूरे महीने के अंदर अच्छे रिजल्ट ना होने के बावजूद भी फार्मा में हमने एक बहुत अच्छा रनअप जो है इस महीने देखा है। और आप अगर फार्मा की बात करें तो औरोबिंदो फार्मा ने इस महीने बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दी है। और इसके अलावा अगर आप देखें तो ग्लेनमार्क की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही है। हमारा पोर्टफोलियो स्टॉक मार्क्सन फार्मा की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही है, और मोस्टली अगर आप देखें तो 52 वीक हाई के आसपास ये शेयर्स ट्रेड कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर मतलब अगर फार्मा पैक में देखें तो ये जो है अभी बहुत अच्छे मूव्स रहे हैं। और इसके अलावा कुछ शेयर्स हमारे स्टॉक फॉर द मंथ में भी रहे हैं इसमें से। और हालांकि ग्लेनमार्क और मार्क्सन की बात करें तो पहले मार्क्सन में एक सवाल आप हमेशा पूछते हैं, सर क्या व्यू है? देखिएगा, मार्क्सन अभी तो स्टोरी शुरू ही नहीं हुई है। अगर आपको लगता है कि 80-82 रुपये का भाव हो गया और प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, नहीं, अभी तो इसने चलना भी शुरू नहीं किया। तो फंडामेंटली जिन लोगों के मार्क्सन में मेरे से सवाल पूछते हैं वो बता दूं कि मार्क्सन ने तो भी चलना भी शुरू नहीं किया, अभी तो बचपन में है मार्क्सन फार्मा। असली रनअप आप अगले 2-3 साल के अंदर देखेंगे, बहुत बढ़िया स्टोरी जो है डेवलप हुई है। बाकी वीडियोस आप देख सकते हैं। लेकिन जहाँ तक बात बैंकिंग की है, बैंकिंग एक ट्रेडिंग के तरीके से, नज़रिए से देखिएगा, ये सारी ऑप्शंस की माया है।
एज ए डिस्क्लोजर आपको पता ही है मेरी देखिएगा मंदी की पोजीशन है बैंक निफ्टी में अभी भी। हालांकि उसके सामने हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी देखिएगा, पुट बेच के जो है पैसा रोज रिकवर कर रहे हैं कुछ ना कुछ, बट अब हमने पुट नज़दीक की बेचनी बंद कर दी, थोड़ी सी दूर की बेच रहे हैं, यानी कि नज़दीक की स्ट्राइक प्राइस, क्योंकि मुझे पर्सनली ऐसा लगता है। और यहाँ पे बाजार जो है एक इल्यूज़न पैदा कर रहा है। इल्यूज़न ये है कि आपको ये जो तेज़ी दिख रही है, मुझे इस तेज़ी में मंदी का एहसास है। एक दिन 2 दिन, हालांकि मैं थोड़ा सा जल्दी बोल रहा हूँ कि भाई मंदी होएगी, बट सीधी सी बात ये है कि ये पक्का है कि मंदी हो ना हो, बट ये तेज़ी करने का टाइम नहीं है। मंदी करने का सिग्नल आपको 2-4 दिन में आपको बढ़िया वाला मिलेगा, और बढ़िया अच्छे से आपको वहाँ पे निकलने का मौका नहीं मिलता है। अब आप कहोगे कि सर आप नज़दीक के ऑप्शन क्यों नहीं बेचते? नज़दीक के ऑप्शन इसीलिए नहीं बेचते कि अगर मान लीजिएगा 43,000 43,000 पे बैंक निफ्टी चला गया, मैं 42 की भी पुट भेज दूँ तो पता नहीं चलेगा एक ही दिन के अंदर 42,000 की पुट मैंने तो 40-50 रुपये में बेची होगी, वो तुरंत 200-250 रुपये हो जाएगी। मतलब निकलने तक का भी मौका नहीं देती है। और अगर महीने की बेच दी एंड की तो फिर तो वो वैसे ही 2-3 गुना हो जाती है, तो आप जो है वहाँ पे टैकलिंग कर पाओगे। तो सीधी सी बात यहाँ पे ये हो रही है कि अभी आप के लिए बाजार में वेट एंड वॉच की स्थिति है। देखिएगा तेजी के घोड़े में तो बैठने का कोई सवाल नहीं बनता। स्टॉक स्पेसिफिकली बैठ सकते हो, इंडेक्स में तो नहीं। और मुझे आज एक्सिस बैंक का रिजल्ट देख के ऐसा लगता है कि शायद कल एक्सिस बैंक में भी 4-5% का फॉल आपको देखने के लिए मिल सकता है। इसके अलावा टेक महिंद्रा में भी 4-5% का फॉल आपको देखने के लिए मिल सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। इसके अलावा देखिएगा, अगर आप मेरे को नॉर्मल केस में देखो, अगर सौदे अगर बड़े प्लेयर्स ने जहाँ बना रहा हो तो बाजार वहाँ जाता है, जैसे इस बार भी। तो ये जो आज के मूव्स हैं ओनली ट्रेडिंग मूव्स हैं। आप इनको फंडामेंटली कहेंगे कि अब ब्रेकआउट हो गया, मल्टी ईयर्स बुल रन में निफ्टी जा रहा है, मुझे अभी ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। क्योंकि ग्राउंड लेवल पर जो कंपनीज के रिजल्ट हैं वो सब जगह म्यूटेड रिजल्ट हैं, मार्जिन सबके साफ हो रहे हैं। तो आप क्योंकि कंपनियां निफ्टी के अंदर बढ़ी हैं तो देखिए वो प्रॉफिट से लॉस में तो नहीं जाएंगी, लेकिन प्रॉफिट जो निफ्टी इंडेक्स की कंपनियां हैं उनके लिए एक सबसे खास जो चैलेंज होता है वो होता है ग्रोथ। ईयर ऑन ईयर जो ग्रोथ है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो ग्रोथ है, वो तो मिस है ना सब में। आप वो देखो ना, वो मिस है। आईटी में आपको पता है इन्फोसिस का क्या हाल हुआ, टीसीएस हालांकि मेरे पोर्टफोलियो स्टॉक है, लेकिन वो जो मतलब डिज़ायरेबल ग्रोथ है वो नहीं थी। एचडीएफसी बैंक की भी बात करें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर म्यूटेड परफॉर्मेंस थी। आईसीआईसी बैंक था अकेला जिसने परफॉर्मेंस दिखाई, उसमें भी एक प्रोविजन का झोल था, क्योंकि आधी जो ग्रोथ थी वो खाली प्रोविजन घटने की वजह से थी। रिलायंस में भी आप देखें तो म्यूटेड परफॉर्मेंस थी। बजाज ऑटो में देखें तो म्यूटेड परफॉर्मेंस थी। फाइनेंशियल्स में देखें तो बजाज फाइनेंस के अंदर जो ग्रोथ की स्पीड थी वो कम हो गई। तो कुल मिलाकर जो पैरामीटर्स हैं, हीरो मोटोकॉर्प या बाकी जो कंपनीज हैं, अगर आप वहाँ पर भी देखोगे तो सब आप जगह अभी कुछ कंपनीज के रिजल्ट आए भी नहीं है। तो एक चीज़ आपको समझ में आ रही है कि जो ग्रोथ की स्पीड थी वो बहुत ही ज़्यादा धीमे हो गई है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स कम हो गए। तो मैं जो व्यू रख रहा हूँ वो फंडामेंटल बेसिस पे ज़्यादा रख रहा हूँ। और टेक्निकली मैं ये देख रहा हूँ कि बाजार जब भी कभी इस तरीके से रिएक्ट करता है, ओवर रिएक्ट, तो जो फॉल होता है ना वो बड़ा शार्प होता है और निकलने का मौका नहीं देता है। और मैं आपको एज ए डिस्क्लोजर भी बता दूं कि मैं इस समय पर जो भी मेरे पास सरप्लस मनी आ रही है या जो भी मैं इक्विटी कहीं कहीं पे सेल कर रहा हूँ वो सब अब हम ट्रेडिंग में डिप्लॉय करने की बजाय डेट फंड में डिप्लॉय कर रहे हैं। और वो डेट में डिप्लॉय करने का एक सीधा सा रीज़न है, ऐसा नहीं है कि इक्विटी नहीं है, इक्विटी भी अभी देखिएगा आपको पता है रेगुलरली हम इन्वेस्ट कर ही रहे हैं। लेकिन जहाँ पर हमें अच्छे प्रॉफिट्स हैं, क्योंकि स्टॉक स्पेसिफिकली भी कुछ शेयर्स हमारे बहुत अच्छा कर रहे हैं अभी भी, तो वहाँ पर जो शेयर्स हैं जहाँ पर हमारे प्रॉफिट बन रहे हैं उन प्रॉफिट्स को पार्शली हम बुक कर रहे हैं और उसको हम डेट में रख रहे हैं। और हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले 1 महीने 2 महीने 3 महीने में एक अच्छा फॉल हमें मिलेगा और फिर पैसे बनेंगे। मार्च में भी देखिएगा, हमने मार्च की क्लोजिंग में हमने अच्छी इन्वेस्टमेंट की थी और उसमें हमारे 10-15 दिन में पैसे बन गए। तो अभी हमें उम्मीद है कि फिर जैसा मार्च के अंदर जिस तरीके की स्मॉल मिड कैप शेयर्स में गिरावट थी वैसे ही शेयर्स आपको शायद दोबारा भी मिलेंगे और इस बार थोड़ा सा अच्छा मिलेंगे। और अब क्या जो गिरावट आएगी वो मुझे लगता है कि एक अच्छा बेस बनाकर फिर चलेगी यार।
तो मुझे लगता है कि 70,915 है। कल हमने यही कहा था कि ठीक है अभी नहीं गिर रहा बाजार, वहाँ पे हमने थोड़ा सा ये समझ लीजिएगा कि थोड़ा सा ज़्यादा जल्दी एहसास करने की कोशिश कर ली। बाजार अभी शायद थोड़ा सा और चले, 18,000 चला जाए, 18,100 चला जाए, ठीक है जी। और बैंक निफ्टी बिल्कुल श्योरली ओवरबोट है, कभी भी निफ्टी बैंक में स्लाइड आ सकता है, पर अब 43 आया है तो 43, 100, 200, 300, 400 जहाँ तक के दायरे हो सकते हैं। अगर कभी भी गैप अप आपको मिल जाए, मान लीजिएगा कल गैप अप मिल जाए 43, 400 या 300 के आसपास, तो मुझे लगता है कि बहुत ही जल्दी आपको सेलिंग नज़र आ जाएगी। अब जो अहम लेवल है निफ्टी के अंदर ध्यान रखिएगा, 17,800 को तोड़ के ऊपर आया है, लेकिन मैं इस पूरी रेंज के अंदर, क्योंकि जो बाजार काम करके आया है 17,700, 17,630, 17,800, ये अब एक बहुत बढ़िया बेस बना है। जैसे ही बाजार 17,630 के नीचे क्लोज देगा, जैसे ही क्लोज देगा, आपको 17,630 से 17,000 आने में मात्र 5 दिन लगेंगे। केवल 5 दिन में 630 पॉइंट बाजार गिर जाएगा जब तक। तो बड़े प्लेयर स्मार्टली बाजार को इसलिए खींच रहे हैं क्योंकि वो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में अपने सौदे इस तरीके से सेटल करते हैं जिससे कि उनको मैक्सिमम प्रॉफिट हो और आपको जो चीज़ दिखाना चाहते हैं वो दिखे, जो वो करना चाहते हैं वो ना दिखे। जैसे कि आप इस समय समझ सकते हैं कि बैंक निफ्टी में हमने कहा था कि भाई यहाँ पे इकट्ठा करो। अब मैं मान लीजिएगा मैंने बैंक निफ्टी में 41,600 से मंदी बनानी हमने शुरू कर दी थी, और देखिए एग्रेसिवली मंदी अब हम तब बनाएंगे, इस समय अभी भी हमारे पास पोजीशन बनाने का, लेकिन अब तब बनाएंगे जब 42,800 के नीचे बाजार क्लोज होगा। 42,800 के नीचे बाजार जब स्लाइड करेगा तभी मंदी बनाएंगे। और अब की बार जो फॉल आएगा वो फॉल हो सकता है कि आपको थोड़ा सा सरप्राइज करे, बट वो फॉल 10% से लेकर 15% का आएगा। और इस बार का जो फॉल आएगा वो थोड़ा सा सीवियर होगा, पैनिक क्रिएट करेगा, और जो लीवरेज पोजीशंस हैं उनको कटवा के फिर बाजार चलेगा। और फिर मुझे लगता है कि ये जो फॉल आएगा ये इसके बाद बाजार एक अच्छे मतलब बुल रन का बेस बनाएगा। और ये नहीं है कि आपको लगे एक बार गिरा और 2-4 दिन बाजार चल, नहीं, इस बार जब बाजार गिरेगा तो महीने, 1.5 महीने, 2 महीने, 2.5 महीने, 3 महीने ऐसे कंसोलिडेट करेगा, फिर वहाँ पर शेयर्स इकट्ठे होंगे और फिर बाजार शायद रन अप करेगा। अभी तो मुझे खाली ये इल्यूजन लग रहा है। तो यहाँ पर अभी मैं कुल मिला के जो पोजीशन है वो तो देखिएगा मैं कट कर नहीं रहा, लेकिन वेट एंड वॉच की स्थिति में हूँ। जैसे पिछली बार हमने 44 तक देखा था, लेकिन हमने फिर भी मंदी बनाई थी 42,800 पे ही मेजरली, और फिर 42,800 की मंदी हमने करीबन, फिर वो अदानी वाला एपिसोड हो गया था, तो उस जनवरी के महीने में काफ़ी अच्छे पैसे बने थे। हमें उम्मीद है कि जो फॉल आता है ना, बड़े प्लेयर भी उसी का इंतजार करते हैं, क्योंकि बड़े फॉल में बड़े शार्पली पैसे बनते हैं, लेकिन उसके लिए आपको गिद्ध की तरह जमे रहना पड़ेगा बाजार में। ऐसा नहीं है कि आप पुट खरीद के भी बैठ जाए। मंदी बनाना है तो फिर भी मैं कहता हूँ अगर मंदी बनानी है तो कॉल ऑप्शन से बनाइए, जब तक बेच के वो भी, और जब 42,800 आ जाए और आपको लगे स्लाइड है तब आप चाहे फ्यूचर्स के माध्यम से बनाइए, चाहे पुट खरीद के बनाइए, और पुट भी खरीदे तो 1-2 महीने आगे की और इन द मनी खरीदनी चाहिए, तो वो आपका तरीका हो सकता है। बट मुझे ब्लैंक हफ्ते वाली पुट खरीदना और कॉल खरीदना इसका कोई औचित्य नहीं लगता जब तक कि आप 101% श्योर ना हो। तो हालांकि मैं हफ्ते की कॉल पुट खरीदना पसंद नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं जब भी अगर पोजीशंस लेता हूँ तो मैं इन द मनी कॉल या पुट ही खरीदना पसंद करता हूँ, जिससे कि मुझे टाइम वैल्यू ऑफ मनी का जो है डिके कम से कम हो। तो यहाँ पर 17,915 अच्छी क्लोज दी है पूरे महीने के अंदर। भाई साहब मंदी वाले फंसे हुए थे तो शॉर्ट कवरिंग भी करा दी, एक बार बीच में दिन में स्लाइड भी आया, और बजाज फाइनेंस के रिजल्ट ठीक थे, 16 पॉइंट कंट्रीब्यूट किया। इन्फोसिस ओवरसोल्ड था, आज देखिएगा जितने लोगों ने मंदी कर रखी है सब लोगों के पास तो शेयर नहीं थे, तो सेटलमेंट होनी थी, तो ठीक हुआ, इन्फोसिस आ गया। और इन्फोसिस देखिएगा 1246 में बुरा नहीं है, ये हो सकता है थोड़ा सा मैं अंडर परफॉर्म करें, डाउन साइड हो सकती है 1150 भी चला जाए, बट अगर जिन लोगों का लॉन्ग टर्म विजन है मुझे लगता है कि आईटी में ऐसा कुछ ख़राब नहीं होगा, बट 1150 में अगर इन्फोसिस मिलता है
तो जो 2 4 5 साल के नजरिया रखने वाले लोग उनके लिए बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटी। देखिए फिर अगला शेयर है रिलायंस, यानी कि जो तेजी वाले था, जो हैवी वेट थे HDFC बैंक। और HDFC बैंक में मेरा व्यू ऐसा है कि ये मर्जर की अनाउंसमेंट से पहले एक अच्छा फॉल इसके अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा, और वो फॉल हो सकता है 200 रुपये तक कब भी हो जाए। तो 1681 से, मैं इसमें किसी को ये नहीं कह रहा कि मंदी बनाना, अभी इनिशियल स्टेज पे मैं बात कर रहा हूँ। बजाज फिनसर्व, ये बजाज फाइनेंस के साथ इसके रिजल्ट ठीक थे। HUL, HDFC लाइफ, एक्सिस, TCS और अदानी पोर्ट्स, ये सब कमजोर थे। SBI लाइफ के कल रिजल्ट अच्छे थे। HDFC लाइफ ने निराश किया, और ये वैसे मुझे लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस पसंद भी नहीं, और मैंने बार बार इसकी चर्चा की है। पीछे 2-3 दिन पहले इसमें खबरें भी थी, बड़ा पॉजिटिवली इसको 4-5% चलाया भी हुआ था। तब भी मेरे से किसी व्यूअर ने सवाल पूछा था, मैंने कहा भाई इसमें भी दूर रहो। जहाँ पे बात हमारा है, एक शेयर है डिवीज लैब, उस पर हमने मंदी की पोजीशंस रोल ओवर की है, और इस बार हमने कॉल की जगह फ्यूचर्स यूज़ किए हैं। हालांकि अगर उसमें थोड़ा सा डिप मिलेगा तो हम पुट ऑप्शंस बेचकर भी कुछ अपनी कॉस्ट को रिड्यूस करेंगे। HUL और TCS ये भी सब कमजोरी में थे, और अदानी पोर्ट्स। एडवांस डिक्लाइन रेशो अच्छे बहार में थी, और इस बहार के अंदर मुझे लग रहा बड़े प्लेयर्स प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, और अब रिटेलर जो है बड़ा एग्रेसिवली बायर बन जाएगा। बजाज ऑटो, बजाज फाइनेंस, बजाज भारत पेट्रोलियम और बजाज फिनसर्व। आज तो भाई सब बी की बारी थी, बी फॉर बॉम्बे। पहला बजाज बी, दूसरा बजाज, तीसरा भारत, चौथा फिर बजाज, पांचवा यूपीएल, और छठा फिर देखिएगा भारतीय एयरटेल। तो 6 में से 5 प्लेयर्स आज बी वालों के थे जो तेजी में थे, तो बी का दिन था आज। HDFC लाइफ गिरने में एच ही थे। HDFC लाइफ, हिंदुस्तान यूनिलीवर दोनों कमजोरी में थे। लीवर के रिजल्ट बाजार को शायद पसंद नहीं आए। पावर ग्रिड, अदानी पोर्ट्स और एक्सिस बैंक, ये सब भी कमजोरी में थे। एक्सिस बैंक हो सकता है कि कल, मुझे लग रहा है, देखिएगा वैसे तो आप कहोगे कि क्वार्टर ठीक है, लेकिन जो सिटी का आपने बिजनेस लिया है, और जो आपकी बैलेंस शीट में बुक वैल्यू 17 रुपये कम हुई है क्योंकि क्वार्टर में आपको, और डिविडेंड भी मेरे ख्याल से 1 रुपये का डिविडेंड दिया है। तो मतलब ये एक्सिस बैंक में कुछ ना हर 1-2 साल में कुछ ऐसा होता है। तो एक्सिस बैंक में से एक और चीज़ आपको देखने के लिए मिलेगी जो मुझे पसंद लग रहा है, कि जो एक्सिस बैंक के भी इन्वेस्टर्स हैं वो शायद एक्सिस बैंक से एग्जिट करके किसी दूसरे बैंक में शिफ्ट करेंगे, और वो समझ गए होंगे आप मैं किसकी बात कर रहा हूँ। बट मुझे लग रहा है कि इस महीने पूरी जो बड़े प्लेयर्स ने पोजीशन बना रखी थी तेजी की, वो थी कोटक बैंक में, ठीक है, और दूसरी थी HDFC में। अब इस महीने जो पोजीशंस हैं, और मैंने शायद 3 महीने पहले कहा था, मैंने कहा अगली बार जब बैंक निफ्टी चलेगा तो कोटक चलेगा। अब कोटक में भी गेम यहाँ तक का हो गया है। अब शायद कोटक में भी कल से जो लोगों ने अपनी भाई इंडेक्स में ऑप्शंस के लिए या फ्यूचर्स के लिए जो पोजीशन बना रखी थी, तो ओवरबोट है। जिन लोगों ने तेजी की है, तो अल्टीमेटली उनके पास इक्विटी काफ़ी इकट्ठी हो गई है, तो वो धीरे धीरे करके अपनी इक्विटी ऑफलोड करेंगे। तो उसके लिए चाहिए गैप अप, तो गैप अप अगर हो जाता है तो फिर शेयर अच्छे भाव में बिकते हैं। तो कल से हमें लग रहा है कि अब जिस तरीके का एक स्टेडी ऊपर की तरफ बाजार जा रहा था, बाजार ऊपर भी जाए या नीचे भी जाए, बट मेरा तो व्यू आपको पता ही नीचे का है, तो मुझे लग रहा है कि अब वोलेटिलिटी तो आएगी कल से। और ये जो महीना है अगला, ये पूरा फुल वोलेटाइल रहेगा। मई का महीना, निफ्टी बैंक 43,000 के ऊपर क्लोज दिया है, और हालांकि लास्ट में 5 मिनट अगर आप देखते, एक मिनट की जो 5 कैंडल थी लगातार, ये तो क्योंकि आधे घंटे की एडजस्टमेंट होती है, लास्ट क्लोजिंग प्राइस था 42,956, और ये लगातार ऊपर से 43043 के हाई बना के सीधा स्लाइड हुआ था। तो ये इंडिकेट कर रहा था कि बड़े प्लेयर्स ने अपने सौदे शाम को ही, जब इंडेक्स की मैनेजमेंट हो गई 43, तो उन्होंने धड़ाधड़ माल भी बेचा है। कोटक महिंद्रा बैंक 1908 रेजिस्टेंस के ऊपर बंद हुआ है। मुझे लग रहा है कि बहुत ही जल्द आप इसको 1860 रुपये पे देखेंगे, ठीक है। इन्वेस्टर जो है उनके लिए नहीं है, इन्वेस्टर्स के लिए तो देखिएगा हम चर्चा करते ही हैं, और इन्वेस्टर्स के लिए हमने बोला भी था नीचे। बट जो इन्वेस्टर्स भी हैं और शॉर्ट टर्म के ट्रेडर्स हैं, प्रॉफिट बुक करने का सही समय है, जो थोड़े समय के लिए निवेश करते हैं। HDFC बैंक ये भी अपने रेजिस्टेंस में बंद हुआ 1680 पे, और देखिएगा जब भी बाजार में तेजी करनी हो तो HDFC ट्विंस का तो सहारा लेते ही है बाजार, और ICICI बैंक। तो ICICI बैंक 1918 है। ICICI बैंक भी देखिएगा फुली प्राइस्ड इन है, लेकिन हो सकता है ICICI बैंक पूरे बैंकिंग स्पेस में, अगर आप मेरे से पूरे बैंकिंग स्पेस में अगर कहें कि एक बैंक जो यहाँ पर भी ठीक है, वो खाली ICICI बैंक है। बाकी अगर आप मेरे से पूछें कोटक महिंद्रा बैंक, हालांकि शनिवार को रिजल्ट है,
मुझे ये इसमें भी डाउन साइड नज़र आ रही है, HDFC बैंक में भी डाउन साइड नज़र आ रही है, SBI में भी मुझे डाउन साइड नज़र आ रही है। 520 तक के लेवल आपको कभी भी दिखने के लिए मिल सकते हैं मेरे हिसाब से। एक्सिस बैंक 881 पे बंद हुआ है, 881 कल हो सकता है कई बार क्या होता है रिजल्ट वाले दिन नहीं होता, तो 2-4-5 दिन बाद हो जाता है। एक्सिस बैंक भी मुझे लग रहा है 840 से 820 के बीच में ये जो है आपको अगले महीने में शायद देखने के लिए मिले, काफ़ी अच्छे चांसेस हैं। और एक बैंक क्या है जो शायद अभी साइड लाइन में रहेगा और इतनी जल्दी शायद अपना दम ना छोड़े, वो है ICICI बैंक। और बाकी बैंकों के जो रिजल्ट थे वो दिखाने में ज़्यादा अच्छे लग रहे थे, लेकिन जो रियल स्ट्रेंथ है उसके मुकाबले में, और मेरा सेम व्यू एक्सिस बैंक पे भी है। एक्सिस बैंक पे भी जो है 4-5% का फॉल कभी भी आप देख सकते हैं। कोटक महिंद्रा बैंक, बंधन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, IDFC फर्स्ट बैंक, ये सब तेजी में थे। और जो IDFC फर्स्ट बैंक है उसमें भी मुझे लगता है कि 60-62 रुपये का भाव आए तो एक बार प्रॉफिट साइड में बांधने का इसमें भी अच्छा समय है। HDFC बैंक, इंडसइंड बैंक, ICICI बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, AU स्मॉल फाइनेंस और SBI। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक कभी भी आपको 580 रुपये का भाव दिखा सकता है। ठीक है, मैं ये कहूँगा आज ही दिखा देगा भैया, नहीं, मैं आपको एक व्यू दे रहा हूँ, क्योंकि मैं बोलूँगा देखिएगा शेयर बाजार है, एकदम ऐसा नहीं है कि बोलते के साथ हो जाएगा, बट अगर एक व्यू लेके चल रहे हैं तो ये हो सकता है 15 दिन लग जाए, 20 दिन लग जाए। तो जो फ्यूचर्स एंड ऑप्शन है वो भी 1 महीने की सीरीज होती है। FIs ने 2 दिन में कमाल कर दिया, आज 1651 करोड़, इसका मतलब उन्होंने अपनी पोजीशन बना रखी थी। इसीलिए पूरा US में या जो एशियन मार्केट थी कमज़ोर होने पे भी उन्होंने बाजार को गिरने दिया। DIs हालांकि बैकफुट पे थे, और FIs ने इंडेक्स फ्यूचर्स में आज 305 करोड़ की सेलिंग कर दी। और सबसे खास बात है इंडेक्स की ऑप्शंस खरीदी है 15,645 करोड़ की। मुझे नहीं लगता कि ऑप्शन में कॉल ऑप्शंस की ज़्यादा वैल्यू है। मुझे लगता है कि बाजार के ऊपरी लेवल पर जो इन्होंने माल खरीदा है कैश में, उसको ऑफलोड करने के लिए पुट ऑप्शंस खरीदनी जरूरी है, क्योंकि जब वो अपना माल छोड़ेंगे तो पुट में पैसे बनने चाहिए और प्रीमियम कम है, तो इसमें काफ़ी बड़ा हिस्सा पुट का होगा जो आपको आने वाले 1 हफ्ते या 2 हफ्ते के अंदर पता चल जाएगा। स्टॉक फ्यूचर्स में हालांकि उन्होंने तेजी की है, ऑप्शंस उन्होंने बेची है, तो स्टॉक फ्यूचर से कोई ज़्यादा क्लियर इंडिकेशन नहीं, बट इंडेक्स लेवल पे पुट कॉल रेशियो 1.20 पे है, यानी कि पुट राइटर अभी भी एग्रेसिव है। बैंक निफ्टी में भी पुट राइटर एग्रेसिव है। डाउ जोन्स ने 2 दिन के डाउनफॉल के बाद अच्छा पुल बैक दिया, बट मैं अगर पूरे चार्ट पैटर्न को देख रहा था, डेली चार्ट डाउ जोन्स का, तो मुझे लग रहा है कि डाउ जोन्स में एक एम पैटर्न बनेगा अगले 1 से 1.5 महीने में, और मुझे लग रहा है डाउ जोन्स भी आने वाले 1 से 1.5 महीने के अंदर 32,100 तक के लेवल दिखाता हुआ नजर आएगा। और S&P 500 के ऊपर अभी 4,100 के आसपास चल रहा है, 4,100 के आसपास चल रहा है S&P 500। वहाँ पर ही मुझे लगता है कि विद इन 2 मंथ्स यहाँ से S&P 500 के अंदर भी 10 से 15% का फॉल हो सकता है। तो ये जो सिमिलरली जो चीज़ें मुझे मैच कर रही हैं वो डाउ जोन्स में भी आ रही हैं, S&P में भी आ रही हैं, हमारा बाजार भी आ रहा है। तो ये करीबन अगले 1 से 1.5 महीने में 15 या 16 जून के आसपास तक, इवन जून का एंड भी हो सकता है, तो अगले 1-1.5 महीने के अंदर ये एम पैटर्न जो है आपको डाउ जोन्स के डेली चार्ट में बनता हुआ नजर आना चाहिए। और S&P 500 में मेरा बेरिश, हालांकि JP मॉर्गन ने भी वो बात कही है, JP मॉर्गन ने भी शायद 3500-3600 के जो है टारगेट दिए S&P 500 में। सिमिलरली यहाँ पे हालांकि IT पैक में अच्छे रिजल्ट थे, तो मैं अभी नेस्डेक पे कोई राय नहीं रख सकता। नेस्डेक के जो चार्ट्स हैं वो थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहे हैं, बट अगर ये 2 होंगे तो लाजिमी है कि उन पे भी इम्पैक्ट आएगा। उसके बाद मुझे लग रहा है कि हमारा जो बैंक निफ्टी में जो तेजी हुई है, निफ्टी में हुई है, तो ये भी एक बार शायद आपको निफ्टी भी शायद 16,500, 16,150 यहाँ तक आपको जाता हुआ नजर आए। तो यहाँ पर मैं इस तेजी को प्ले नहीं कर रहा हूँ, और मैंने अभी जो है वीडियो जब स्टार्ट की उससे पहले ये भी डिसाइड किया कि मैं अगले 5-6 दिन में कुछ ना कुछ शेयर्स अपने पोर्टफोलियो में से ऑफलोड और करूँगा। ठीक है, जो प्रॉफिट्स में है उन्हीं को ही करूँगा, थोड़ा थोड़ा करूँगा, पूरी क्वांटिटी नहीं करूँगा। और हमने पहले भी किया था, और उस पैसे को यूटिलाइज करेंगे जब एक सही सा रीजनेबल फॉल है। मैं इंडेक्स के शेयर्स शायद ज़्यादा ना खरीदूँ, क्योंकि मेरा जो इंटरेस्टिंग एरिया है वो देखिएगा, इंडेक्स के थोड़े बहुत शेयर्स तो हमारे पास होते हैं,
लेकिन मुझे जो है स्मॉल कैप जो शेयर्स हैं वो ज़्यादा पसंद है या मिड कैप शेयर्स, क्योंकि मुझे लगता है कि वहाँ पर वैल्यूएशंस बहुत रीजनेबल मिल जाती है और वहाँ पर ग्रोथ पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा रहता है। ब्रांड 78 ये भी आज एक रीज़न रहा जिसकी वजह से हमारे बाज़ारों के अंदर कंफर्ट था, क्योंकि इससे इन्फ्लेशन कम होने के चांसेस रह जाते हैं अगर ब्रांड इंडिया में कम है तो, क्योंकि इंडिया का ऑयल पर डिपेंडेंसी है। ऑप्शन चेन के डेटा से मैं अभी ज़्यादा कुछ कहूँगा नहीं, लेकिन आज पहले दिन ही 17,800 पे पुट राइटिंग हो रखी है, नहीं 17,800 को एक अच्छी स्पोर्ट बनाने की कोशिश की गई है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और बताता हूँ, 17,800 पर कॉल राइटर भी बैकफुट पे नहीं है, कॉल राइटर भी 1,04,000 कॉन्टैक्ट है। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि 17,800 पे भी कॉल राइटर बैठे हुए हैं अगले महीने की एक्सपायरी में, अगले हफ्ते की एक्सपायरी में। ये बता रहे हैं कि कॉल राइटर ऐसा नहीं है उसने हथियार नहीं डाले अभी, तो वो भी मतलब जिंदा है, यानी कि टाइगर अभी जिंदा है, ये यहाँ पे लग रहा है। निफ्टी बैंक के अंदर हालांकि थोड़ा सा बैकफुट पे कॉल राइटिंग पुट राइटिंग सब 43,000 पे, कॉल राइटर ज़्यादा एग्रेसिव है। तो ये नहीं है कि आज 43 पे आ गए हैं तो कॉल राइटर वापस चले गए, तो कॉल राइटर यहाँ पे है। तो यहाँ पर कोई भी गैप डाउन हो, गैप अप या गैप डाउन होता है तो जो है बड़े मूव की संभावना हमें 42,800 के नीचे ही लग रही है। तो अभी वेट एंड वॉच की स्थिति में 42,800 के नीचे बाजार क्लोज होगा तो हम थोड़ा सा और मंदी की पोजीशंस इनिशिएट करने का प्लान करेंगे। और अब हो सकता है मंदी हम इस तरीके से ना करके एक और भी तरीके से करेंगे कि अपने पोर्टफोलियो में से शेयर्स बेच सकते हैं, और प्रॉफिट बुक करना भी मुझे लगता है ज़रूरी होता है। ठीक है, हालांकि मैं जो कभी भी इस बात की सलाह नहीं देता कि पूरा प्रॉफिट बुक कर लो, जब तक कि उस कंपनी में ही हमारे को लगता है कि बस हो गया जितना होना था। अगर वैसी परिस्थिति आती है तो कुल मिला के आज के एनालिसिस में मैंने यही बताने की कोशिश की है कि बाज़ार बहुत बार ऐसी तेज़ी दिखाता है जिसके भ्रम में हम पड़ जाते हैं, फिर वो 2-4 दिन चलती भी है और तब वो हमें फंसाती है तो हम उससे निकल नहीं पाते। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे जो ग्रीड है या लालच है उसको थोड़ा सा साइड में रखिए, और जब बाज़ार ऊपर की तरफ है तो बेचने की कोशिश करना, पैसा संभाल के रखना। 10-15 दिन की अगर कोई एफडी होती है, 2 महीने की कोई एफडी होती है, हालांकि 7 दिन से ऊपर की एफडी होती है, तो वह एफडी रख लीजिएगा इसलिए उस पर ब्याज नहीं कमाना। लेकिन अगर एफडी में पैसा रखोगे, चाहे वो कर लेना आप 1 साल की एफडी, तो कभी भी ब्रेक कर सकते हो। तो एफडी में एक सबसे खास बात ये होती है कि वो पैसा आपके ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं पड़ा हुआ, क्योंकि ट्रेडिंग में पड़ा हुआ ना कुछ अनाप शनाप कर दोगे। मान लीजिएगा मैं तो फिर भी इतना संयम रखता हूँ, फिर भी मैं अपने ट्रेडिंग अकाउंट में ज़्यादा पैसा नहीं रखता, क्योंकि अगर ट्रेडिंग अकाउंट में पैसा पड़ा है तो वो आदमी क्या करता है, यार पैसा पड़ा है इसको कुछ ना कुछ यूटिलाइज करो, तो कई बार गलत सामान खरीद लिया जाता है या गलत ट्रेड ले लिया जाता है। तो मुझे लगता है कि पैसा उस अकाउंट से दूर रखना है जिस अकाउंट में आप सेल परचेज करते हैं, जो भी बैंक अकाउंट आपका जो है कनेक्ट है डीमैट अकाउंट से, तो उससे दूर रखिए दूसरे अकाउंट में, यानी कि कुछ प्रोसेस करनी पड़े, यानी कि नेट बैंकिंग या कुछ भी यूज़ करें। तो जितने पैसे में ट्रेड करना है, मतलब जिस अकाउंट में आप ट्रेड करते हैं जो बैंक अकाउंट है, उसको जनरली अपना सेविंग अकाउंट भी नहीं रखना चाहिए। वो सेविंग अकाउंट दूसरा होना चाहिए या जिसमें आप अपना पैसा मूलतः रखते हैं। तो आज की ये चर्चा आपको कैसी लगी जरूर से जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।